आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क फिजिकल साइंस क्लास 10 को। जी हाँ, न्यू मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 फिजिकल साइंस जुलाई 2021 को। अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिन समय गंवाएं शुरू करते हैं इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का फिजिकल साइंस क्लास 10 के प्रश्नोत्तर को। देखिए आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, क्योंकि वेबसाइट पर बांग्ला शिक्षा वेबसाइट पर केवल इंग्लिश और बांग्ला वर्जन के ही क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो इसीलिए आपके पास इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी हिंदी में रूपांतरित क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लेके आया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों ही क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कि हिंदी रूपांतरित क्वेश्चन में कोई डिफेक्ट है या कुछ गलती हो गई है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनें। इसमें 3 दिए गए हैं क्वेश्चन और सभी के साथ में MCQ टाइप क्वेश्चन है, जिसमें सभी के साथ में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है? जीवाश्म ईंधन मतलब फॉसिल फ्यूल, ठीक है, नहीं है। तो सही उत्तर आपका कौन सा होगा? यहाँ पर सही उत्तर होगा बायो गैस, ठीक है, बायोगैस। पेट्रोल, डीजल, कोयला सब कोई क्या है? फॉसिल है, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1.2 में, यदि किसी वस्तु के उत्तल लेंस के फोकस दूरी के अंदर रखा जाए, ठीक है, जो फोकस जो होता है उसके और लेंस के बीच में किसी वस्तु को रखा जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, आभासी और सीधा, ठीक है, याद करके रखिएगा। आभासी और क्या होगा? सीधा होगा। एक्चुअल में जब वस्तु लेंस और फोकस के बीच में स्थित होता है तो उसका आभासी प्रतिबिंब मतलब वर्चुअल प्रतिबिंब बनेगा। जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनेगा। लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु होती है। आप स्क्रीन पर डायग्राम देख पा रहे होंगे कि किस तरह का इमेज बन रहा है, और यह इमेज एकदम सीधा होता है और वस्तु के आकार से बड़ा होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.3 को देखते हैं। यौगिक जो आयनिक नहीं है, कौन सा आयनिक कंपाउंड नहीं है इसमें से? तो देखिए KH जो है वह भी आयनिक है। क्यों? क्योंकि K प्लस आयन और H माइनस आयन में टूटता है। दूसरा देखिए NaCl, Na प्लस और Cl माइनस, ये भी आयनिक कंपाउंड है। उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड, देखिए कैल्शियम डाइनेगेटिव और Cl, ठीक है, यह सिंगल नेगेटिव। तो इस तरह से इसका कंबाइन होता है तो CaCl2 तैयार हो जाता है, ठीक है। तो यह हो गया। किंतु जो आपके पास में CH4 है, कौन सा? CH4, ऐसे लिखिएगा, याद रखना है। तो CH4 जो है, और यहाँ पे ClCl2 है, ये भी याद रखिएगा। तो CH4 जो है वह क्या है? आयनिक कंपाउंड नहीं है, यह क्या है? कोवैलेंट कंपाउंड है। क्या होता है इसमें? देखिए कार्बन है और कार्बन के साथ में शेयरिंग करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो यह कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड है, साझेदारी कंपाउंड है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसीलिए आप CH4 मीथेन को, इसको मीथेन बोलते हैं, ठीक है। तो मीथेन क्या है? आयनिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें देखिए आपके पास 3 क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में, और बताना है पहला वाला क्वेश्चन में गैस स्थिरांक R की SI इकाई उल्लेख करो। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लिखिएगा
जूल पर केल्विन पर मोल, या आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं जूल पर मोल पर केल्विन, कुछ भी लिख लीजिए, इन दोनों में से दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह है आपका 2.2 का। इसमें देखिए प्रिडिक्टेबल, किसी प्रिडिक्टेबल जो है उसके पीरियड में बोल रहा है कि तत्वों के आवर्त सारणी के किसी एक आवर्त में किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होगी। त्रिज्या मतलब रेडियस, एटॉमिक रेडियस बोला गया, परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है। तो देखिए जब भी पीरियड की बात करी जाती है तो पीरियड का जो पहला तत्व जो होगा, पहला, तो इसमें क्या लिखना है आपको, इसमें लिखना है आपको किसी भी, जिस पीरियड की बात की जा रही है उसी पीरियड का, ठीक है, किसी भी आवर्त या पीरियड का पहला तत्व, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट, या फिर कहा जाए तो 1a वर्ग जो, अगर इसमें क्वेश्चन में बोला गया रहता वर्ग बताइए तो आप ये भी लिख सकते थे 1a वर्ग अगर है तो उस वर्ग का जो भी तत्व होगा उसका एटॉमिक रेडियस या परमाणु त्रिज्या जो है, अर्धव्यास जो है, वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस चूंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है आवर्त बताना है, तो आप बताइएगा किसी भी आवर्त का पहला तत्व में परमाणु त्रिज्या या एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा होता है, सबसे अधिक होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2.3 को। इसमें बोला गया है कि आपको राइट फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का सूत्र लिखना है जहाँ पे धनायन और ऋणायन दोनों हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाता है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसा होता है याद करिए, 2 4 होता है ना। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, देखिए 2 है। इसी को लेकर लास्ट में उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसको दिमाग में रख के आपको एक कंपाउंड बताना है, आयनिक कंपाउंड, और उसका सूत्र लिखना है। तो कौन सा होगा, लिथियम हाइड्राइड, LiH। देखिए इसमें होता क्या है, आंसर आपका इसके लिए ये वाला हो गया। इसमें क्या होता है, इसमें आप अगर ध्यान देकर समझेंगे तो देखिए लिथियम हो गया उसका, देखिए इस तरह का। अब लिथियम में एटॉमिक नंबर 3 Li3 और हाइड्रोजन का 1 इस तरह का है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा के रखिए। तो यहाँ पे जब 3 है तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और लास्ट में 1 हो गया। इसका तो एक ही है हाइड्रोजन का, ठीक है। अब क्या होता है, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन ने जैसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके पास में 2 हो गया लास्ट में, और इसने क्या किया, इसके पास भी देखिए कितने हैं, 2 और 1 3 है ना। तो एक जैसे उसने दे दिया तो लास्ट में कितना बच गया, 2 बच गया। तो देखिए हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें आप जान रहे हैं कि हीलियम का ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए लिथियम में भी 2 हो गया और यहाँ पे हाइड्राइड में भी देखिए 2 तैयार हो गया। तो LiH लिथियम हाइड्राइड इसका सही उत्तर हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 2 या 3 वाक्य में उत्तर देना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया गया है, स्कूटर या बस का पिछला दृश्य दर्पण समतल दर्पण के बजाय उत्तल होता है, उत्तल लेंस होता है, क्यों, समझाएं। देखिए स्कूटर या बस का पिछला दृश्य दर्पण के बजाय उत्तल होता है, क्यों होता है। इसको 2 कारण हम लोग तैयार करके इस तरह से बता रहे हैं, इसलिए आप समझ जाएंगे अच्छी तरह से। उत्तल दर्पण जो होता है किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वो भले ही छोटा होता है। पहला कारण यह हो गया। तो आप जब स्कूटर में हैं या बस में हैं और
उसमें अगर समतल मिरर बनाते हैं तो उतना ही बड़ा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। तो आप सोचिए सही से काफी सारा चीजों को नहीं देख पाएंगे, किंतु उत्तल लेंस है तो सीधा तो बन ही रहा है प्रतिबिंब, समतल दर्पण में भी सीधा बनता है, किंतु बात ये रहती है कि उत्तल दर्पण में छोटा सा इमेज बनेगा और बहुत सारे इमेज आपको उसी में कवर अप हो जाएंगे। इसके साथ में क्या होता है, उत्तल दर्पण अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख सकते हैं। ठीक है, यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इसीलिए स्कूटर या बस का पिछला दृश्य दर्पण देखने वाला जो दर्पण होता है वह क्या होता है, समतल दर्पण वाला नहीं होता है, उत्तल होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3.2, जिसमें बोला गया है कि किसी तत्व का आयनीकरण ऊर्जा का क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं, इसको बताना है। देखिए आयनीकरण ऊर्जा किसी गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को आवश्यक ऊर्जा को आयनिक ऊर्जा कहा जाता है या आयनिक ऊर्जा कहलाती है। इसे प्रथम आयनिक ऊर्जा भी कहते हैं। इस चीज को आप समझ के रखिए कि जो आयनिक ऊर्जा है वह है क्या। ठीक है, नेक्स्ट आयनिक जो प्रथम आयनीकरण ऊर्जा है उसके बाद में फिर द्वितीय होगा, तृतीय होगा, इस तरह से बना हुआ रहता है। आयनीकरण ऊर्जा निम्न कई कारकों पर निर्भर करता है, न्यूक्लियर चार्ज पर, परमाणु के आकार पर, स्क्रीनिंग इफेक्ट पर, सब सेल पेनिट्रेशन पर, स्थायी पारमाणविक रचना के ऊपर में निर्भर करता है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको समझने की चीज़ क्या है, आप अपनी स्क्रीन पर भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। साइड में दिख रहा है एक वर्ग दिख रहा है, तत्व की प्रथम आयनीकरण ऊर्जा जो होती है उसका चार्ट देख पा रहे होंगे। ठीक है, और पहला और एक देख पा रहे होंगे कि किस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से जो आयनीकरण ऊर्जा होता है वह कैसे एक दूसरे से ज़्यादा होता है। ठीक है, फर्स्ट आयनीकरण ऊर्जा जो है उससे दूसरा बड़ा होता है, दूसरा से तीसरा बड़ा होता है, तीसरा से चौथा बड़ा होता है, इस तरह से आयनीकरण ऊर्जा के क्रम रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद करके रखिएगा, लिखना नहीं है, बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा, इसलिए इतना ही लिखिए काफ़ी है। आपको समझाने के लिए मैंने स्क्रीन पर दिखा दिया है, उसको समझ के आप रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पारे के 660 मिलीमीटर दबाव और 273 केल्विन तापमान पर रखे गए। देखिए इतना ग्राम द्रव्यमान मात्रा, गैस का आयतन इतना है, तो आपको क्या करना है, तो आपको उस गैस के अनुभार को ज्ञात करना है और वेपर डेंसिटी को बताना है। आप इस चीज़ को जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ पर देखिए ये आंसर है, यहाँ से आंसर हो रहा है ना, तो आप लिखिएगा नहीं आंसर, ये अंडरस्टूड है आंसर है। ठीक, यहाँ पे देखिए 760 मिलीमीटर मरकरी या फिर Hg दबाव पर और 273 डिग्री केल्विन तापमान पर गैस है, क्वेश्चन में दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर एनटीपी वाली बात कही जा रही है। क्वेश्चन में अगर ये दोनों टर्म नहीं दिए रहते और केवल एनटीपी लिखता तो आप यह कैलकुलेशंस कर सकते थे, अदरवाइज आपको दूसरी विधि यूज करना पड़ता। तो यह लाइन लिखना बहुत जरूरी है, क्यों, गैस एनटीपी पर है, एनटीपी पर है तभी आपका सारा कैलकुलेशंस आसानी से हो पाएगा। देखिए तब आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर चूंकि एनटीपी पर 1.2 लीटर गैस का आयतन में अनुभार कितना है, 1.6 ग्राम है, तो एनटीपी पर 1 लीटर गैस का आयतन में अनुभार कितना होगा, डिवाइड करेगा 1.6 को 1.12 ने डिवाइड कर दिया, फिर इसीलिए आप फिर बोलेंगे क्या, एनटीपी पर 22.4 लीटर गैस का आयतन में अनुभार कितना होगा, कैलकुलेशंस कीजिए तो ज़्यादा होगा, तो आप गुना करेंगे तो कैसे लिख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए आपको समझ में आसानी से आएगा। 1.6 को 1.12 ने भाग दिया है
और 22.4 लीटर में आपको बताना है तो ज़्यादा होगा, तो आप क्या करेंगे, सबका दशमलव को हटा दिए तो यहाँ पे 10 आ गया, 112, ठीक है। तो इसका 100 ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे 22.4 का नीचे में 10 आ गया, तो देखिए 0 0 0 0 कट गया, और ये वाला हिस्सा ऊपर को 2 बार में काट दिया। नीचे नहीं लिखना है मुझे, ऊपर में ही लिखना है, ठीक है। तो 2 बार में काट दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो 2 आया, यहाँ पर जो 2 आया उस 2 को लेके मैं क्या करूँगा, 16 से गुना करूँगा तो मेरे पास 32 आ जाएगा। इसलिए गैस का अनुभार कितना हो गया, 22 ग्राम हो गया। इस तरह से आप कैलकुलेशंस कर लीजिएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का था कि आपको वाष्प घनत्व भी निकालना था। तो वाष्प घनत्व कितना होता है, आप जानते हैं फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी। वाष्प घनत्व मतलब वेपर डेंसिटी बराबर कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास बटा में 2, मतलब Vd इज इक्वल टू m/2 लिखते हैं हम लोग, ठीक है, या m इक्वल टू ट्वाइस Vd लिखते हैं, यह फॉर्मूला याद रखिएगा। तो मुझे मास, मॉलिक्यूलर मास मालूम है, उसको 2 से भाग दिए तो मेरा 16 वेपर डेंसिटी निकल गया, वाष्प घनत्व मिल गया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का यह एडिशन फिजिकल साइंस मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 10 जुलाई 2021 पसंद आ गया होगा। आप कंप्लीट कर लीजिए और इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ बने रहिए। लाइक और शेयर बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।